नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएस एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश जेल भर्ती परीक्षा 2020 के ओल्ड क्वेश्चंस पेपर जनरल साइंस के पार्ट 11 के बारे में। इससे पहले हम जनरल साइंस के पार्ट 10 तक वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसकी लिंक दे दूंगा, प्रत्येक वीडियो की आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जनरल साइंस का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एयर ट्यूब ऑन इंसेक्ट इज कॉल्ड। कीटों की वायु नली कहलाती है। कीट जिससे सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, उस नली को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है वो है फेरिंग्स यानी ग्रसनी बोलते हैं इसको। दूसरा है गिल्स, क्लोम। तीसरा है स्पाइरेकल, श्वास रंध्र। और चौथा ऑप्शन है लैरिंक्स यानी कंठ। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, श्वास रंध्र, स्पाइरेकल। कीटों में स्पाइरेकल्स नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिससे वो शोषण करते हैं। फेरिंग्स और लैरिंक्स ये मनुष्य के गले में पाई जाने वाली संरचना होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Which component of soil get deficient due to excess supply of water? मृदा का कौन सा घटक जल की अत्यधिक आपूर्ति के कारण न्यून होता है? तो पहला ऑप्शन है वो है एयर यानी वायु। दूसरा है मिनरल्स यानी खनिज। तीसरा ऑप्शन है मैन्यूर यानी खाद। और चौथा ऑप्शन है न्यूट्रिएंट्स पोषक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एयर वायु। वायु जल की अत्यधिक आपूर्ति के कारण न्यून होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 38 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो मनुष्य के शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 98.4 डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो फ़ारेनहाइट डिग्री में इसको मेजर करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फसलों की कतारों के मध्य बनाई गई नालियां कहलाती हैं। डिचेज मोड बिटवीन द टू रोज ऑफ ए क्रॉप्स आर कॉल्ड एज। लाइन, उपयुक्त में से कोई नहीं, नलिका, ब्याना। तो फसलों के कतारों के मध्य बनाई गई नालियां को जिन्हें हम कहते हैं उन्हें हम फर्रो बोलते हैं। इसको हिंदी में ब्याना बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपल रेशियो ऑफ एटम इन ए कंपाउंड कॉल्ड। सूत्र जो कि यौगिक में परमाणुओं का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है कहलाता है। आनुपातिक सूत्र, अणु सूत्र, संरचना सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो वह सूत्र जो कि यौगिक में परमाणुओं का एक सिंपल रेशियो शो करता है, एक साधारण सरल अनुपात प्रदर्शित करता है, उसे हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। इंग्लिश में हम इसकी बात करें तो इसको इंपीरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी सभी चीजों को हमेशा अपनी ओर खींचती है, ऐसा निम्न बल के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है यांत्रिक बल, दूसरा है विद्युत बल, तीसरा है गुरुत्वीय बल और चौथा है शारीरिक बल। तो दोस्तों, ये आप अच्छी तरह जानते हो, पृथ्वी जिस बल से अपनी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। हिंदी की बात करें तो हम इसे गुरुत्वीय बल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है? विद्युत का अच्छा चालक वह चालक होता है जिसमें से विद्युत आसानी से फ्लो हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है चौक, दूसरा है स्टील की चम्मच, तीसरा है लकड़ी और चौथा है शुष्क हवा। तो इसमें से जो विद्युत का अच्छा चालक है वो है स्टील की चम्मच। स्टील की चम्मच एक विद्युत का चालक होती है, इसमें आसानी से करंट फ्लो हो सकता है। चौक, लकड़ी, शुष्क हवा ये विद्युत के चालक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस। निम्न में से मार्स गैस कहते हैं, यानी कि मार्स गैस किसे कहा जाता है?
तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो मार्स गैस जो होती है उसे हम मीथेन के नाम से भी जानते हैं। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है। ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त एक असंतृप्त। जिसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है, चारों वैलेंसी संतुष्ट रहती है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और जिसमें चारों वैलेंसी संतुष्ट नहीं रहती है उसे हम असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 मेथेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जंग लगना संपन्न होता है। तो पहला ऑप्शन है मॉइस्चर फ्री एयर यानी वायुयुक्त नमी, इनमें से कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन है नम वायु, चौथा है नमी युक्त वायु। तो दोस्तों जंग लगने के लिए बहुत ही आवश्यक है नम वायु, मॉइस्ट एयर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वर्षा के बाद आसमान में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष खाली स्थान वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों पर प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विक्षेपण, तीसरा है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और चौथा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। तो जो वर्षा के बाद आसमान में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों की प्रकाश की जिस घटना के कारण होता है उस घटना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि प्रकाश की जो बूंदें होती हैं, सॉरी, वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं, वो एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं। जब इसमें से सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये अपने 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। इसी घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द साउंड वेव्स ट्रेवल द स्लोएस्ट इन, ध्वनि तरंगें निम्न माध्यम में सबसे धीरे चलती हैं। आर्द्र हवा में, द्रव पानी में, बर्फ में, शुष्क हवा में। तो ध्वनि की जो तरंगें होती हैं वो सबसे धीमे चलती हैं शुष्क हवा यानी ड्राई एयर। ड्राई एयर होगी तो वो सबसे धीमे गति करेंगी, आर्द्र हवा में सबसे तेज गति करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एन इलेक्ट्रोलाइट इज, एक विद्युत अपघट्य है। एक धातु, इनमें से कोई नहीं। एक द्रव जो धारा चालन कर सकता है। एक प्रकाश विद्युत सेल। तो एक विद्युत अपघट्य वह सॉल्यूशन होता है जो एक द्रव जो धारा चालन कर सकता है, यानी कि जिसमें से धारा का प्रभाव, करंट का प्रभाव हो सकता है, तो उसको हम विद्युत अपघट्य बोलते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट, ये एक विद्युत अपघट्य के उदाहरण होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सलावा है द एंजाइम, लार में एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, रेनिन, टाइलिन, पेप्सिन। तो लार में जो एंजाइम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम टाइलिन बोलते हैं। PTALIN इसका स्पेलिंग्स होती है। तो इसको टाइलिन एंजाइम जो लार में उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, IUCN लाल सूची के अनुसार लाल पांडा एल्यूरस फल्गेंस की क्या स्थिति है। लाल पांडा का जो साइंटिफिक नेम है वो है एल्यूरस फल्गेंस, ध्यान रखें आप। और IUCN एक इंटरनेशनल संस्था है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज। तो इसके अनुसार जो पांडा की क्या स्थिति है, संकटग्रस्त जाति है यानी कि जो विलुप्त होने की कगार पर है। दूसरा है ऑप्शन विलुप्त जाति जो विलुप्त हो चुकी है। तीसरी है वल्नरेबल स्पीशीज, दुर्बल जाति यानी बहुत कम संख्या में पाई जाती है। और चौथा है गंभीर संकटग्रस्त जाति जो कि नष्ट होने के कगार पर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडेंजर्ड स्पीशीज, संकटग्रस्त जाति, यानी कि इन पे है जो संकट गहराया जाता चला रहा है, इनको नष्ट होने के कगार पर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, निम्न में से कौन सी प्रक्रम में प्रकाश का अवशोषण होता है। तो पहला है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, तीसरा है रस्टिंग, चौथा है जलना। तो प्रकाश संश्लेषण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें प्रकाश का एब्जॉर्बेशन होता है। ग्रीन प्लांट्स की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में प्रकाश के अवशोषण की आवश्यकता नहीं होती है। रस्टिंग में भी प्रकाश के अवशोषण की आवश्यकता नहीं होती और जलने में भी नहीं होती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण जिस विधि के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं हम उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पेंसिलिन इज एन, पेंसिलिन एक है विटामिन, हार्मोन, तीव्र ज्वरनाशी, प्रतिजैविक। पेंसिलिन फंगस में से बनाई जाती है यानी कवक में से एक एंटीबायोटिक है जो कि कवक से बनाई जाती है। तो ये एंटीबायोटिक दवाई होती है पेंसिलिन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, डेंसिटी ऑफ आइस एज, बर्फ की घनत्व होता है जल से कम,
कहा नहीं जा सकता, जल से अधिक, जल के समान। जब हम बर्फ के टुकड़ों को जल पर डालते हैं तो वो तैरने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जल का घनत्व बर्फ से ज़्यादा होता है, या हम कह सकते हैं कि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसलिए उस पर वो तैरती है। तो इसका ऑप्शन होगा लेस देन वाटर, यानी जल से कम, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेन्स इन अ सेल आर, कोशिकाओं में सबसे छोटे कोशिकांग हैं पराक्सीसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, स्पेरोसोम। तो कोशिका में सबसे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उन्हें हम स्पेरोसोम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक विद्युत अपघट्य शेल में वह इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से संयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी पूछा जा चुका है, और शायद पार्ट नंबर 10 में भी मैंने इसको डिस्कशन किया है। तो पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है एनोड, तीसरा है कैथोड, चौथा है एंटीनोड। तो जो विद्युत अपघटन का वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा जाता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा जाता है उसे हम कैथोड कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वायु खालिस्तान दाब क्षेत्र से खालिस्तान दाब क्षेत्र की ओर बहती है। तो वायु जो होती है वो हमेशा उच्च से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पहला ऑप्शन लो, सॉरी, तीसरा ऑप्शन हाई टू लो, यानी कि वायु जो होती है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन पार्ट 11 में। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे पार्ट 12 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।